ये कौन सी व्यवस्था, ये कौन सा न्याय है, ये कौन सी सहकारिता कि एक सिस्टम में काम करने वाले 3 व्यक्ति, उसकी तो सर्विस कंडीशन डिफाइंड है, उसके 5 साल में तनख्वाह बढ़ती है, उसके परिवार का अच्छा इलाज होता है, उसके बच्चे महंगी महंगी स्कूलों में पढ़ते हैं, उसके पास कार भी है, बंगला भी है, कार के लिए भी लोन है, मकान के लिए भी लोन है, और उसी व्यवस्था में काम करने वाला एक कर्मचारी 2 जून की रोटी मांग रहा, भूखे पेट खड़ा है, तनख्वाह की बात कर। कुछ नेता मां के गर्भ से जन्म लेते हैं और कुछ नेता बनने की कोशिश करते हैं, नेता बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन सही धर्म नीति का आचरण नहीं करते तो खुद भी अपराध के भागी होते हैं, उस जमात को भी बर्बाद करते हैं जिसका वो नेतृत्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बहुत ईमानदारी से कहूं, आई एम लीडर बाय बॉर्न, आई एम लीडर बाय डीएनए, आई एम लीडर बाय माय फादर मदर ब्लड। मैं नेता हूं क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे हैं, तो नेता कभी किसी एक सीमित दायरे का नेता नहीं। साथियों, देश की आजादी के आंदोलन की बात करें या किसी भी सार्वजनिक संगठन की बात करें, और आप तो इस पंजाबी संस्कृति के लोग हो, लंगर की बात करें, गुरुद्वारे में सेवा की बात करें, तो आप लोगों ने बहुत तल्लीनता से देखा होगा कि चाहे सार्वजनिक आंदोलन हो, चाहे धार्मिक आंदोलन हो, चाहे कार्मिक हित और स्वार्थ से जुड़ा हुआ ट्रेड यूनियन का आंदोलन हो, सब जगह एक ही बात परिणाम को तय करती है, सब जगह एक ही बात सफलता को तय करती है कि आपका अपने आंदोलन के प्रति, आपका अपनी लड़ाई के प्रति कितनी ईमानदारी से जुड़ाव है, कितनी ईमानदारी से लगाव है, और फिर उस लड़ाई का नेतृत्व कौन कर रहा है। मित्रों, जो अपनी कमियों से, जो अपनी पिछली गलतियों से, जो अपनी पिछली खामियों से सीखता है, उसमें सुधार करता है और फिर नए अनुभव के साथ उन गलतियों को ठीक करके आगे बढ़ता है, उसे नीति शास्त्र में समझदार कहा जाता है। और जो अपनी गलतियों को बार बार दोहराता है और उसी गलत रास्ते पर बार बार चलता है, उसी गलत उंगलियों को पकड़कर आगे चलता है, उसे जो नीति शास्त्र में कहा जाता है वो शब्द में उच्चारित करना आवश्यक नहीं समझता। मित्रों, भारतीय क्रिकेट टीम की बात करें, चाहे हॉकी टीम की बात करें, चाहे किसी भी खेल के टीम की बात करें, चाहे महिला क्रिकेट की बात करें, आप हम सब ने जीवन में खेल खेला है स्कूल के अंदर, कोई खेल के किसी न किसी खिलाड़ी रहे, और नहीं तो क्लास में मॉनिटर भी रहे। तो किसी भी मैच का जीतना, अपनी क्रिकेट की बात करते हैं, बहुत पॉपुलर हो गया देश के अंदर, दुनिया के अंदर, इस बात पर निर्भर करता है कि कप्तान टॉस हारने और जीतने के बाद फील्ड की परिस्थितियों के अनुकूल, पिच की प्रकृति और स्वभाव के अनुकूल अपनी टीम की फील्डिंग किया जाता है, किस बॉलर को किस वक्त काम में लेता है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो मैच जीतता है, मैच हारता है। तो मित्रों, सेना का कर्नल और जनरल और मेजर जो रणनीतिकार है, जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिसने योजना बनाई वॉर रूम में बैठकर, कि मुझे बाड़मेर की बॉर्डर पर तो क्या नीति रखनी है और गंगानगर की बॉर्डर पर क्या नीति रखनी है, और पड़ोसी मित्र राष्ट्र से आने वाले उन सब परिस्थितियों का किस तरह क्या जवाब देना है, उस पर ऑपरेशन सिंदूर का परिणाम तय हुआ है। तो कभी भी कोई युद्ध सेना नहीं आती, कभी भी कोई मैच टीम नहीं आती। मैच हारने पर कप्तान बदला जाता है, कप्तान का नया दायित्व दिया जाता है, चाहे वो T20 हो, चाहे वो 50-50 का वनडे हो, और चाहे वो टेस्ट मैच हो। आप लोगों ने जो मेरी ट्रेड यूनियन की कमाई पर जो विश्वास व्यक्त किया,
आप लोगों ने मेरी काबिलियत पर जो अपेक्षा जाहिर की है वो मेरी कोई अपेक्षा नहीं, मेरी कोई काबिलियत नहीं, सब माता पिता का आशीर्वाद और इष्ट का आशीर्वाद है। बस मैं ये कह सकता हूं कि जब कोई धर्म युद्ध को ईमानदारी से लड़ता है, वाहेगुरु को साक्षी मान के लड़ता है, नीति और धर्म का आचरण करता है, छल कपट और पाखंड से दूर रहता है, तो पूरी कायनात उसके साथ खड़ी होकर उसको जीत दिलाती है, उसको सफलता दिलाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा मित्रों कि जो आरोप मुझ पर लगता है बैंक का नेता, बैंक मेरी रोजी रोटी रही, बैंक से मेरा परिवार पला, बैंक मेरी मां की तरह रही जिसने मेरे पूरी परिवार को खुशियां दी, बैंक वो मेरी मां रही जिसने मुझे पूरे देश में शोहरत दी। आज आप लोगों के आशीर्वाद से गुरु को समर्पित करते हुए कहता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेरा अगर ब्रांड बना है तो वो आप लोगों की योगदान है, बैंक कर्मचारियों का योगदान है, प्रेस कर्मचारियों का योगदान है। मैंने उस रास्ते पर ईमानदारी से चलने का प्रयास किया, कभी किसी के साथ छल कपट पाखंड और धोखा नहीं किया। नेता नेता होता है, कुछ नेता मां के गर्भ से जन्म लेते हैं और कुछ नेता बनने की कोशिश करते हैं, नेता बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन सही धर्म और नीति का आचरण नहीं करते, तो खुद भी अपराध के भागी होते हैं, उस जमात को भी बर्बाद करते हैं जिसका वो नेतृत्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बहुत ईमानदारी से कहूं, आई एम लीडर बाय बॉर्न, आई एम लीडर बाय डीएनए, आई एम लीडर बाय माय फादर मदर ब्लड। मैं नेता हूं क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे हैं। तो नेता कभी किसी एक सीमित दायरे का नेता नहीं होता, मर्द किसी सीमित दायरे का मर्द नहीं होता, फौजी किसी सीमित दायरे का फौजी नहीं होता। तो ये बात कहना, और फिर मैं आज आपकी बात को स्पष्ट करूंगा कि शुक्र है मैं कोऑपरेटिव बैंकिंग का नेता हूं और कोऑपरेटिव बैंकिंग में 3 टायर स्ट्रक्चर का नेता हूं, 3 स्तरीय ढांचे का। मित्रों, अगर कोई अल्पकालीन सहकारी साख ढांचे में ट्रेड यूनियन करते हो, अगर कोई सहकारी बैंकिंग सेक्टर में नेतागिरी करते हुए ये मुगालता पाता है, ये बात कहता है, या कोई सामने वाला ये बात कहता है कि ये अपेक्स बैंक का नेता है, ये सीसीबी का नेता है, या ये सिर्फ पैक्स का नेता है, तो ये उसकी अज्ञानता है, ज्ञान की कमी है, उसका भोलापन है, उसका सीधापन है, वो बावड़ा है, गेया है जब ऐसी बात करता है। कोई अल्पकालीन त्रिस्तरीय ढांचे में जहां मणिये के मोती के माला की तरह तीनों अभिन्न अंग है, तीनों एक मां के बेटे की तरह है, तीनों पर पूरी व्यवस्था टिकी हुई है, तीनों पर सहकारी साथ आंदोलन टिका हुआ है, और कोई ये मुगालता कैसे पालकर नेतागिरी कर सकता है कि मैं तो सिर्फ बैंक का नेता हूं, या मैं तो सिर्फ अपेक्स बैंक का नेता हूं, या मैं सिर्फ सीसीबी का नेता हूं। और मैं जिस यूनियन से नेतागिरी करता हूं, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, जिसका कोऑपरेटिव का ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन, जो भारत देश में एक अकेला संगठन है सहकारी क्षेत्र का। वो बैंक के संगठन नहीं है, वो सहकारी साख व्यवस्था का संगठन है। वहां बैंक की भी उतनी ही चर्चा होती है जितनी पैक्स की चर्चा होती है। मुझे याद नहीं आता मेरे 40 साल के ट्रेड यूनियन कैरियर में कि मेरा कोई नेशनल सर्कुलर आया हो कोऑपरेटिव का, उसमें पैक्स के बारे में बात नहीं की गई हो, उसमें पैक्स के बारे में चर्चा नहीं की गई हो। मुझे याद नहीं आता कि मेरे ऑल इंडिया में आज तक कोई ऐसी मीटिंग हुई हो जिसमें पैक्स का एजेंडा नहीं हो, या पैक्स पर चिंता नहीं की गई हो, या हमें ये नहीं सिखाया गया हो, हमें नहीं पढ़ाया गया हो कि पैक्स की चिंता करिए, पैक्स कर्मचारियों की चिंता करिए, पैक्स को संगठित कीजिए, पैक्स को मजबूत कीजिए, अन्यथा सहकारी बैंकिंग आंदोलन, सहकारी बैंकिंग व्यवस्था खत्म हो जाएगी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेरी यूनियन के जो नेता हैं वो पैक्स से और अपेक्स तक लीडरशिप करते हैं। जो मेरी यूनियन है वो पैक्स से अपेक्स तक के लिए है, उसका बाइलाज पढ़ लीजिए यूनियन के, उसके उद्देश्य पढ़ लीजिए, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पढ़ लीजिए। ये पागलपन की बातें कौन उठाते हैं? कुछ लोग इस तरह की भी बातें उठाते हैं, अपेक्स बैंक सीसीबी को लूट रहा है, अपेक्स बैंक सीसीबी का दुश्मन है, सीसीबी पैक्स का दुश्मन है, सीसीबी पैक्स को खा रहा है। ये कौन सी सहकारिता है, कौन सी समझदारी है, कौन सी नेतागिरी है? क्या पागलपन है?
क्या पागलपन है? और आपका ये कहना इसलिए मुझे वाजिब लगता है, आप जो बार बार ये बात कहते हो कि सिर्फ बैंक का नेता है, वो आप इसलिए कहते हो कि जगदीप सिंह जी, बहुत विनम्रता के साथ कहता हूँ, बहुत शालीनता से सिर नीचा करके मेरे भाई गुरु को, मेरे हनुमान जी को याद करके, कि आज हिंदुस्तान के अंदर कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अपेक्स बैंक से लेकर और पीएचडी तक एक वेतनमान में एक समझौता लागू होता है, बल्कि दुनिया में कोई दूसरा राज्य नहीं है भारत के अंदर जहां एक वेतन समझौता लागू होता है। वही तनख्वाह सीसीबी लेती है जो अपेक्स बैंक लेता है, वही तनख्वाह एसएनडीपी लेती है जो अपेक्स बैंक लेता है, वही तनख्वाह पीएचडी लेती है जो सीसीबी लेता है। अकेला एकमात्र राजस्थान राज्य, डालो गूगल पर, पूछ लो एआई से, अभी सारे मोबाइल के ऊपर डालो। इसलिए आपको लगता है कि ये ऐसे अचूके करता है, ऐसे चमत्कार करता है बैंक कर्मचारियों के लिए, तो ये बैंक का ही नेता है। और जगदीप सिंह जी, बहुत विनम्रता से कहूंगा कि आज मेरा सहकारी बैंक का कर्मचारी और अधिकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ज्यादा तनख्वाह लेता है, बैंक ऑफ बड़ौदा से ज्यादा तनख्वाह लेता है, यूको बैंक से ज्यादा तनख्वाह लेता है। इसलिए आपको ये कहना वाजिब है कि ये सिर्फ बैंक का नेता है। इसी बात को मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं कि बैंक का नेता, लेकिन ट्रेड यूनियन के नेता का दुर्भाग्य देखिए, क्योंकि ट्रेड यूनियन को थैंकलेस जॉब कहा जाता है। ट्रेड यूनियन को थैंकलेस जॉब कहा जाता है कि जिसका कर दिया वो नहीं था, तूने क्या कर दिया, ये तो मिलना ही था, और जो नहीं मिला, जो नहीं हुआ, इसने नहीं होने दिया, ये नहीं होने देना चाहता। तो आप तो कहते हो कि इतना कुछ क्या कर दिया, हिंदुस्तान के सारे बैंकों के नेता कहते हैं मैं नहीं कहता। एआईबी के जो सबसे बड़े लीडर है सीएम वेंकटाचलम, वो एआईबी के ऑल इंडिया की मीटिंग में इसी पोडियम से कहते हैं सुरजमान बेटिंग मोर देन कमर्शियल बैंक। मैं आपको उतनी ही ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैंने कभी सपने में भी, कभी नींद में भी, कभी गुस्से में भी और कभी शौक में भी टैक्स कर्मचारी और टैक्स कर्मचारी के हित को बैंक कर्मचारी के हितों से कम नजरअंदाज नहीं किया, कम नहीं आता, उनके प्रति कोई सौतेला व्यवहार मैंने मेरी तरफ से कभी नहीं, मेरी लिस्ट को सौंपने लगे। थोड़ा सा आपको इसे क्लियर करने के लिए मुझे बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा। कुछ साथियों को लग सकता है कि ये कहानी क्यों सुना रहा है, लेकिन मेरे साथ न्याय तभी होगा जब आप उस कहानी को सुनेंगे। मेरे साथ न्याय तभी होगा, अदरवाइज मुझे भी कोई मेरी भाषण शैली नहीं है, मेरी ऐसी शैली नहीं है कि मैं इतिहास को दोहराता हूँ या उपलब्धियों को दोहराता हूँ। मैं कभी नहीं दोहराता, क्योंकि मैं बहुत ही आध्यात्मिक गुरु का शिष्य हूँ और मैं सारी उपलब्धियों को इष्ट को समर्पित करके आगे की बात करता हूँ हमेशा। मित्रों, हमारे राष्ट्रीय यूनियन का निर्णय, प्रस्ताव और आदेश था कि सभी बैंक कर्मचारी नेता अपने अपने राज्य में सहकारी सेक्टर के अंदर पैक्स कर्मचारियों को संगठित करें, पैक्स कर्मचारियों के मुद्दों पर लड़ाई लड़े, पैक्स कर्मचारियों की मांगों को उठाए, पैक्स कर्मचारियों के हितों की चिंता करें। ये निर्देश थे ऑल इंडिया के एआईबी। उस निर्देश और संगठनात्मक निर्णय के अनुशासन पीड़ा तो मेरे भी थी, टीस तो मेरे भी थी। तो मित्रों, मैं बैंक में आया 88। बंसाली जी प्रदेश के बैंक कर्मचारी और सहकारी आंदोलन के नेता हुआ करते हैं। मेरा कोई पुराना साथी यहाँ बैठा है, तो उसने नाम सुना होगा, डीसी बंसाली, धर्मीचंदी बंसाली, ठीक है, सुना है ना आदरणीय। आप इन बच्चों को बताओ, इस पीढ़ी को बताओ जो आज सूरजवान अमेरा पर ये तोहमत लगाती है कि बैंक का नेता है, इनको बताओ कि पैक्स कर्मचारियों के आंदोलन की रहनुमाई कौन करता था? बंसाली जी करते थे या नहीं करते थे? बंसाली जी सबसे बड़े नेता पैक्स कर्मचारियों का थे या नहीं थे? पैक्स कर्मचारियों की यूनियन सबसे पहले राजस्थान में बनाई तो बैंक कर्मचारी नेता ने बनाई, डीसी बंसाली ने, जो मेरे गुरु थे, जिनका मैं उत्तराधिकारी। तो ये आप दिमाग साफ कर लो कि अपेक्स बैंक, सीसीबी और पैक्स में कोई अंतर नहीं है। हम पिछले 20 साल से पैक्स कंप्यूटराइजेशन की लड़ाई लड़ रहे थे यूनियन के मंच पर। आज पैक्स कंप्यूटराइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा? मैं जिस बैंक कर्मचारी संगठन का नेता हूं, वो 20 साल पहले सोचता है और सरकारें 20 साल बाद सोचती है।
ये मेरे संगठन की खासियत है। कि बैंक कंप्यूटराइजेशन को मैं 20 साल पहले कर कि बैंक से कंप्यूटराइजेशन किया जाए। इस बात के लिए हम तब से लड़ रहे हैं कि पैक्स को भी बिहार एक्ट के अंदर शामिल किया जाए। केरल के अंदर पैक्स को पैक्स नहीं कहते, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, पीएससीबी कहते हैं। ये भी डिमांड हमारी है। और हमने कहा कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से कोई सॉफ्टवेयर लागू किया जाए जो बैंकों के अंदर है। जब बैंक का पैक्स का सॉफ्टवेयर एक हो जाएगा तो कार्य की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से, अकाउंटिंग की दृष्टि से तो हम बैंक कर्मचारी हो जाएंगे। तो मैंने पूरे राजस्थान में 2009 में जब राजस्थान के पैक्स कर्मचारियों की सारे यूनियन मृत प्राय हो गई थी, कोई यूनियन अस्तित्व में नहीं थी, कोई यूनियन जिंदा नहीं थी, कोई यूनियन काम नहीं कर रही थी, और पैक्स कर्मचारियों ने इसको अपनी नियति और भाग्य मानकर और भगवान के हवाले छोड़ दिया। क्योंकि सहकारी कर्मचारी संघ का वो आंदोलन जिसमें उन्होंने मीठालाल मेहता का सिर फोड़ा, और मीठालाल मेहता का सिर फोड़ने के बाद और सुप्रीम कोर्ट में जाकर केडर को भंग करवाया। सहकारी बैंक कर्मचारी संघ का जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर केडर को भंग करवाया। ये रिकॉर्ड पर है, सब चीजें रिकॉर्ड पर है। तो देखो बाबा के आशीर्वाद से तुम्हारे यहाँ सही बोल रहे हो। अगर किसी को डाउट है तो आरटीआई लगा के रिपोर्ट मांग ले सहकारी विभाग से, एक बार। तो मैंने राजस्थान के हर जिले में दौरे किए, ऐसा कोई भी जिला नहीं था जहां मैं नहीं गया। सर्दी तो मैं रात को वहां रुका, कई जिलों में तो 2-2, 3-3 दिन रुका। मैंने कैंप किया और वो स्थिति थी कि मैंने जैसे सोए हुए आदमी को झिझोड़ के जगाते हैं, उठाते हैं, मैंने झिझोड़ के जगोड़ के व्यवस्थापकों को उठाया। इनमें आत्मबल और विश्वास भरा। 4-4, 5-5 घंटे का मैंने भाषण दिया लगातार नॉन स्टॉप, ताकि इनमें ऊर्जा आए, इनमें आत्मा जागे, इनमें स्वाभिमान पैदा हो। और उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे राजस्थान में जागरूकता पैदा करके और जयपुर में इकट्ठा करके यूनियन का गठन किया। तब मैंने पूछा यूनियन का नाम क्या रखा जाए। यूनियन के नाम में ही यूनियन का उद्देश्य झलकता है, यूनियन के नाम में ही यूनियन का इरादा झलकता है, यूनियन के नाम में ही नेता का विजन झलकता है कि सोच क्या है। हमने क्या नाम रखा? पहले क्या यूनियन थी? पैक्स व्यवस्थापक यूनियन थी या नहीं थी ना? तो पैक्स में व्यवस्थापक ही काम करता है। पहले जो यूनियन के नाम थे वो ये आंदोलन को हार और बिखराव पैदा करने का कारण बना। क्या पैक्स में सहायक व्यवस्थापक काम नहीं करता? क्या पैक्स में सेल्समैन काम नहीं करता? क्या पैक्स में चपरासी काम नहीं करता? तो पैक्स इस नाम से जानी जाती थी सिर्फ व्यवस्थापक और पैक्स, बाकी सब नाम थी के लाले। हमने कहा यूनियन का नाम ऐसा रखो जिसमें पैक्स की यूनिटी झलकती हो, पैक्स का उद्देश्य झलकता हो, पैक्स का काम झलकता हो। तो हमने नाम क्या रखा? सहकारी साख समितियां एम्प्लॉइज यूनियन राजस्थान। तो वही आगे बात, तो हमारे बैंक यूनियन का नाम क्या है? आज राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज यूनियन। तो हमने सहकारी साख समितियां तो दुख समितियां भी होती है, हाउसिंग सोसाइटियां भी होती है, बुनकर समितियां भी होती है, कितनी तरह की सहकारी समितियां काम कर रही है। तो जब हमने यूनियन का नाम रखा सहकारी साख समितियां, तो क्या अपेक्स बैंक सहकारी साख समिति नहीं है क्या? अरे नहीं क्या? अपेक्स बैंक भी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक साख समिति नहीं है क्या? कोई ऐसी सीसीबी है जो साख समिति नहीं है? वो भी साख समिति, वो भी सोसाइटी है। और फिर हमने संगठित करके सबसे पहले नेता के रूप में मैंने तय किया कि आपके स्वाभिमान को जगाना। नेता का सबसे पहला दायित्व है उस कौम का स्वाभिमान जगाना जिस कौम का वो नेतृत्व कर रहा है, उस कौम का हौसला जगाना, विश्वास जगाना जिसका वो नेतृत्व कर रहा है। मैं माफी चाहूंगा जगदीप सिंह जी, पूरे राजस्थान के अंदर इस कौम के लिए अलग ही जुमला प्रचारित हो गया। बड़े से बड़ा डाकू भी गर्व से इस कौम के लिए वो शब्द बोल दिया करता था। वो माहौल था राजस्थान में जब मैंने यूनियन खड़ी की। ऐसे अधिकारियों की और शिक्षकों की कमी नहीं थी जिन्होंने मुझसे कहा किस पंगे में पढ़ रहे हो, तुम्हारी अच्छी खासी बैंक की यूनियन चल रही है, अच्छी खासी नेतागिरी चल रही है,
किस लफड़े में पड़ रहे हो, किन लोगों के लफड़े में पड़ रहे हो, किन लोगों की बात कर रहे हो, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, ये करते हैं, ये वो करते हैं। तो मेरी बात है, पेंसी टांग इस समाज, इस कौम के बिना सरकारी आंदोलन कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है क्या? ये जो कांच का महल टॉम रोड पर खड़ा है, ये चूल्हे मेरे दिए हुए उस समय के, ये नेहरू सरकार भवन पर जो अट्टालिका खड़ी है, इसकी नींव में अगर टैक्स और टैक्स व्यवस्थापक का खून और पसीना नहीं हो तो ये बिल्डिंगें खड़ी हो सकती है क्या? उनके एक भाई को तो रोटी नहीं है खाने को। आप देखिए 1950-65 में ट्रेड यूनियन आंदोलन शुरू हुआ तो सबसे पहले मांग क्या थी? कार्य के घंटे, वर्किंग आवर्स तय किया जाए। वर्किंग आवर्स क्या हुए तो हमने कहा जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी हो गई तो हमने कहा वेज इंक्रीज, वेज रिवीजन। और आज हम 2026 में, गौर करिए मेरी बात पर, आज 2026 में हम टैक्स व्यवस्थापकों के लिए, टैक्स कर्मचारियों के लिए क्या मांग रहे हैं? जो 1960 में मांगा गया था, जो 1950 में मांगा गया। ये कौन सी व्यवस्था, ये कौन सा न्याय है, कौन सी सहकारिता कि एक सिस्टम में काम करने वाले 3 व्यक्ति, उसकी तो सर्विस कंडीशन डिफाइन है, उसके 5 साल में तनख्वाह बढ़ती है, उसके परिवार का अच्छा इलाज होता है, उसके बच्चे महंगी महंगी स्कूलों में पढ़ते हैं, उसके पास कार भी है, बंगला भी है, कार के लिए भी लोन है, मकान के लिए भी लोन है, और उसी व्यवस्था में काम करने वाला एक कर्मचारी 2 जून की रोटी मांग रहा, भूखे पेट खड़ा है, तनख्वाह की बात है। अरे गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? और मणो कागज, क्विंटल कागज मैंने आपका लिखा और टाइप किया और एक पेन के और पेन की चक्कर, समझे आप? उस नाबार्ड की 60% की सीलिंग को लड़के झगड़ा करके, रजिस्ट्रार को इन्वॉल्व करके, गहलोत साहब को इन्वॉल्व करके 60 से 30 कर दो। करवाई नहीं करवाई, जब 30 हो गई तब भी हमने मुद्दा नहीं छोड़ा। ये जो बात कर रहे हैं ना कि नाबार्ड की सीढ़ियां चढ़ रहे थे और मेरा छोटा बेटा बीमार हुआ और घर से फोन आया कि हम उसको दुर्लभ से लेकर जा रहे हैं, और आप, मैंने कहा कि आप कौन हो? मेरे साथ जो 2 अधूरी बात बोली उसने, मेरे साथ जो साथी थे इसमें से 2 साथियों को मैंने दुर्लभ से रवाना किया कि आप दुर्लभ से जाइए, मेरे परिवार के साथ रहिए। और आज वार्ता थी, नेगोशिएशन की मीटिंग थी सीसीएम नाबार्ड के साथ, मैं मीटिंग में रुका और उस दिन फैसला कराया और 30% मुझे दवाया, 60% से 0 कर दिया।